हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम 30 जनवरी की जो इवनिंग शिफ्ट थी जेई मेंस की, उसके मैथ्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे किस चैप्टर से आए, 11th का कौन सा पार्ट है, 12th का कौन सा पार्ट है, और टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आया वो सीक्वेंस सीरीज का है। सीक्वेंस सीरीज के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार। जो जेई जनवरी वाली शिफ्ट्स हैं उनके अंदर ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस या उससे ज़्यादा भी आ रहे हैं पर शिफ्ट। तो एस के जो है वो के टर्म्स का सम है इस सीक्वेंस का। तो ये सीक्वेंस अगर आप देख सकते हो बेटा, तो ये एपी है ना। तो इसका सम कैसे निकालेंगे अपन, है ना। के टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, के बाई टू, टू इंटू ए प्लस के माइनस वन इंटू डी, है ना। तो अब अपन ब्रैकेट खोल देंगे, टू यहाँ से कट करके, तो ये आ जाएगा के इंटू टू के प्लस वन। तो ये बन जाएगा टू के स्क्वायर प्लस के। अब आपको क्या करना है, इसका समेशन करना है, समेशन ऑफ एस के 1 से n। तो आपको के स्क्वायर का समेशन आता है, आपको के का भी समेशन आता है, इन दोनों का समेशन कर सकते हैं अपन। के स्क्वायर का समेशन क्या हो जाएगा अपने पास, n, n प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। और के का समेशन क्या हो जाएगा अपने पास, n, n प्लस वन बाई टू। अब इसको उठाकर अपन को यहाँ पर सिक्स अपॉन एन एन प्लस वन से मल्टीप्लाई करना है। तो अब अपन यहाँ पे सिक्स अपॉन एन एन प्लस वन से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एन एन प्लस वन वाला पार्ट जो है ना बेटा, वो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा टू इंटू टू एन प्लस वन प्लस थ्री। और ये किसके बीच में आ रहा है, ये 42 और यहाँ पे पीछे 40 के बीच में आ रहा है। अब आप यहाँ से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 40, इससे बड़ा यहाँ पर आ जाएगा 4n प्लस फाइव, इधर आ जाएगा 42। तो सबसे पहले अपन 5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से, इस तरह से कुछ ऐसा। अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 35/4 यानी 8.75 से 9.25 के बीच में आ जाएगा। और उसके अंदर हमें n बताना है, तो एक ही नेचुरल नंबर है इसके बीच में, वो है 9। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। एक दो स्टेप हाँ कैलकुलेशन के ज्यादा हैं, बट इजी क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है, और आराम से अपन इसको कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड वाला जो क्वेश्चन आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिसके अंदर आपको 4 बार कॉम्पोजिशन निकाल के फिर इंटीग्रेशन करना है, ये वाला जो पार्ट है। अब ये जो फंक्शन इन्होंने यहाँ पे लिया है, ऑलमोस्ट ऐसा सेम फंक्शन ऑलरेडी पहले के एडवांस के किसी पेपर में आया था। बस यहाँ पे 4 और 4 की जगह 2 और 2 था। तो जिन्होंने भी वो किया था उनको पैटर्न याद होगा। जब अपन यहाँ पर n टाइम्स कंपोजिशन करेंगे तो ये जो x की पावर है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में n आ जाता है। तो अगर जिनको क्लिक कर गया तो उन्होंने कैलकुलेशन का पैटर्न निकालने का टाइम बचा लिया होगा। जिनको नहीं क्लिक करा उनके लिए मैं बता दूं, f(f(x) करना है। तो जब अपन f(f(x) करेंगे तो x की जगह fx पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा x अपॉन दिस। तो ये फंक्शंस का क्वेश्चन है, क्लास 12 से, है ना। तो फंक्शन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और फंक्शंस में फिर आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा दिया, बट मेनली फंक्शंस का क्वेश्चन है। तो x अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर, 1/4, ये x की जगह ऊपर भी रख देंगे, और यही चीज x की जगह इधर नीचे भी अपन पुट कर देंगे। तो नीचे पुट करने पे पावर 4 करनी पड़ेगी बेटा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे ये आ जाएगा x अपॉन वन प्लस टू एक्स की पावर 4 के साथ 1/4। तो पूरा सेम फंक्शन ही आ गया हमारे पास वापस, बस यहाँ 2 आ गया। एक बार और निकालोगे तो 3 आएगा, एक बार और निकालोगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 बार कंपोजिशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 4 एक्स की पावर 4 के साथ 1/4, 0 से √2√5। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो बेटा, इस पूरे पार्ट को जो अंदर है ना, इसको t मान लो। तो ये जो पार्ट आपका है, ये 16x³ जो है वो dt आ जाएगा, 16x³ dx। तो 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो ये नीचे t की बार 1/4 बन जाएगा, ऊपर dt बन जाएगा। फिर लिमिट चेंज करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो कॉम्पोजिट फंक्शंस के दो क्वेश्चन देखने को मिले इस बार, एक ये पैटर्न बेस्ड, और एक लास्ट टू लास्ट के अंदर जब कॉम्पोजिट फंक्शन कैलकुलेट करके उसकी रेंज निकालनी थी। तो थर्ड पे आ जाते हैं। वेक्टर के एटलीस्ट दो दो सवाल तो आ ही रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर, एग्जैक्टली दो दो आ रहे हैं, एक्चुअली फिक्स कर दिया इन्होंने, दो दो सवाल ही देंगे हम। तो a डॉट बी 3√2 है, मॉड बी स्क्वायर 6 है, तो मॉड बी की वैल्यू √6 आ जाएगी। अब a डॉट बी 3√2 है, तो मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू 3√2, और साथ में एक कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा पाई/4 है, तो ये आ जाएगा मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू 1/√2, है ना। ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 3√2। तो मॉड ए की वैल्यू √6 आ जाएगी, और मॉड ए क्या है अपने पास, मॉड ए हो जाएगा रूट में
1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5। पहली चीज तो ये, तो यहाँ पे ये हो गया 5। अब ए क्रॉस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो पाई बाय 4 पे साइन स्क्वायर थीटा यानी 1/√2 का स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर दे रखा है 6, मॉड ए √6 है, स्क्वायर करेंगे इसका तो 6 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 18 और बाहर 5 तो 90। तो ये तो इतना सिंपल डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है कि आई थिंक 11th के बच्चे ने फिजिक्स में जितनी वेक्टर देखी है वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकता है। तो बहुत ही लड्डू लड्डू सवाल देखने को मिल रहे हैं इस पेपर में। अच्छा, नेक्स्ट के अंदर एक मैट्रिक्स दे रखी है आर और इसमें रिलेशन है। तो ये कहने को डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है पर एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और ठीक सवाल है, मतलब एकदम इजी नहीं बोलूंगा पर टफ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक्स साइन थीटा वाई साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 और जेड साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 बराबर है 0 के, नहीं है तो किसी के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो x यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास k बाय साइन थीटा, y यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा k बाय साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 और z अगर अपन यहाँ पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास k बाय साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। तो ट्रेस जो है बेटा आर की वो डायगोनल्स का सम है, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो अपन इनको क्या कर देंगे ऐड। तो जब आप ऐड करेंगे तो k बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3, है ना। फिर अगले वाले का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3, है ना। और उसके बाद अगले वाले का अगर अपन लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, कुछ ऐसे। बात समझ रहे हो आप मेरी। तो अब इसके अंदर एक बार ये आ गया अपने पास इस तरह से। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके स्प्लिट कर सकते हैं। 2 साइन ए साइन भी खोलना आता है ना आपको, तो ये खुल जाएगा 2 साइन ए साइन भी किसके अंदर, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ऐसा। इस तरह से अपन यहाँ भी खोलेंगे, यहाँ भी, तो आप देखोगे कि ये सारे टर्म्स जो खुलेंगे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ट्राई करके कमेंट में बता सकते हो आप मुझे कैंसिल हुए या नहीं, है ना। तो ट्री तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 में एडजॉइंट ऑफ आर, तो वैसे तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट निकालना मुश्किल है पर क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट बड़ी आसानी से आ जाएगा। जैसे अगर आप एडजॉइंट ऑफ आर निकालेंगे ना तो x के लिए जो को फैक्टर आएगा वो आएगा yz, ऐसा। फिर y के लिए इधर xz और z के लिए xy, बाकी सब यहाँ पे 0 0 ही होंगे। आप एडजॉइंट भी निकाल के देख सकते हैं ना, बड़ा आसान रहेगा यहाँ पे एडजॉइंट निकालना। उसके बाद अब अपन इसका वापस एडजॉइंट निकालेंगे, ये भी डायगोनल है, वापस एडजॉइंट निकालेंगे तो ये आएगा yz के लिए आएगा xz इंटू xy, xz के लिए आएगा yz इंटू xy और xy के लिए आएगा xz इंटू yz। अब अपन अगर इसको ऐड कर दें क्योंकि इसका भी ट्रेस निकालना है, तो जब आप इसको एंड तीनों को ऐड करोगे तो ये अपने पास यहाँ पर बन जाएगा एक्स वाई जेड कॉमन और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो दोनों का ट्रेस 0 हो जाएगा। तो लॉजिकल क्वेश्चन था, है ना। इसको ठीक क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में माना जा सकता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर अपन यहाँ पर आते हैं। ये फिर से देखो आप वेक्टर का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डाल रहे हैं ये वेक्टर्स के, है ना। 12th क्लास का मान लेते हैं, इसमें अभी तक 12th के सवाल देखने को मिले सीक्वेंस सीरीज के अलावा। तो ए क्रॉस बी का मॉड और ए का मॉड पता है, इसका स्क्वायर पूछा है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट ए क्रॉस बी। अब a का a क्रॉस b के साथ डॉट 0 हो जाएगा क्योंकि a क्रॉस b a के परपेंडिकुलर है। ये 2 दे रखा है तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर 5। मतलब ओरली कर सकते हैं, इतने लड्डू लड्डू सवाल मिल रहे हैं अपन को पेपर में, है ना। सिक्स्थ वापस अपने पास सीक्वेंस सीरीज का है, पहला वाला एपी का था, इस बार वाला जीपी का है। तो सीक्वेंस सीरीज क्लास 11th और बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, पढ़ेंगे एक बार। 11th टर्म ऑफ जीपी whose first term is a and third term is b। तो फर्स्ट टर्म जो है वो a है ना, थर्ड टर्म जो आ रहा है वो बी है और इसका जो 11th टर्म है, 11th टर्म क्या होता है ए आर की पावर 10। अब ये pth टर्म ऑफ जीपी के बराबर है जिसका फर्स्ट टर्म है और फिफ्थ टर्म भी है। तो अगर फर्स्ट टर्म ए है किसी का और उसका फिफ्थ टर्म किसके बराबर है, बी के बराबर, ठीक है। तो अब यहां से इसका pth टर्म निकालना है तो pth टर्म हो जाएगा ए आर की पावर p-1 और ये आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ए कट कर दो
अच्छा, अब यहाँ पर आप देखोगे r जो है इधर वो रूट बी है, तो इसकी पावर 10 यानी b की पावर 5 आ जाएगा। इधर अगर अपन यहाँ पर इसके केस के अंदर r की बात करें यहाँ पर, तो इसके केस के अंदर अपन r निकाल सकते हैं। तो r, अच्छा यहाँ पे b बाई ए आएगा, सॉरी, तो रूट b बाई ए की पावर 5, तो ये b बाई ए की पावर रूट b बाई ए की पावर 10 है, तो लेफ्ट साइड ये आएगा। राइट साइड में r आ रहा है b बाई ए की पावर 1/4, ये बन जाएगा b बाई ए की पावर 1/4 और साथ में p माइनस। तो अब आप पावर कंपेयर कर सकते हैं 5 को इधर से, तो बस आपको इक्वेशंस ही बनानी थी। बाद में जब आप टर्म निकाल के बराबर करते हैं तो बी बाई ए आता दोनों जगह और पावर सेम करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। तो बहुत बहुत सिंपल सिंपल सवाल देखने मिल रहे हैं। सेवेंथ वाले के अंदर भी कहने को इसमें इंटीग्रेशन लग रहा है -2 से 2, लेकिन उससे पहले डिफरेंशियबिलिटी करनी है अपन को, तो एलसीडी का सवाल है, एकदम लड्डू सवाल है, सिर्फ पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं ये, है ना। तो 1 पे पहले कंटिन्यूस कर देते हैं, तो 1 + 3 + a बराबर b + 2। अब 1 पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है 2x + 3, जिसकी वैल्यू 1 पे आती है 5, ये 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव b के बराबर आ जाएगा। तो बेटा b की वैल्यू आ गई 5, जिसको यहाँ रख देंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आप -2 से 2 इंटीग्रेट करेंगे तो -2 से 1 तक तो ये वाली डेफिनेशन चलने वाली है, x² + 3x, और a आप निकाल चुके हैं। और उसके बाद जब आप 1 से लेकर 2 जाएंगे तो उसके लिए नीचे वाली डेफिनेशन चलेगी। अब आप दोनों का इंटीग्रेट करके ऐड कर दें। तो बहुत बहुत सिंपल सवाल था, है ना। हालांकि दो चीजें पूछी गई पर लेंदी नहीं था। एट्थ क्वेश्चन वापस प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी का भी एक सवाल कंसिस्टेंटली आ रहा है सारे पेपर के अंदर, जितने भी मेमोरी बेस्ड पेपर देखे, तो इसके अंदर भी 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी है ना। तो बैग कंटेन्स 3 वाइट 7 रेड बॉल, तो ए बैग के अंदर बेटा 3 वाइट 7 रेड है, और बी बैग के अंदर यहाँ पर अगर अपन देखें तो 2 वाइट और 3 रेड है, और बोला है बॉल रैंडमली निकाली है और बॉल वाइट आई है। तो गिवन दैट बॉल जो आपने निकाली है वो वाइट आई है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बैग ए से आई है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम हो गया ये। तो ऊपर क्या आ जाएगा कि बॉल बैग ए से भी निकाली है और वाइट भी आई है, और नीचे वाइट आने की टोटल प्रोबेबिलिटी। तो वाइट आने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बैग ए में हाथ डाला, वहां से वाइट आ गई, प्लस दूसरे केस में बैग बी में हाथ डाला, वहां से बॉल वाइट आ गई, और ऊपर क्या आ जाएगा, बैग ए में से वाइट, यानी बैग ए में हाथ डाला और वाइट बॉल आ गई, ऐसा। तो हाफ यहाँ पे कट हो जाएगा, है ना। और फिर अपन यहाँ सॉल्व कर सकते हैं इसके केस के अंदर, तो वहां से अपने पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इन्होंने क्या पूछा, अच्छा सॉरी, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, कंडीशनल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल पिक्ड इज वाइट फ्रॉम बैग ए, तो ये तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा। बॉल पिक्ड इज वाइट फ्रॉम बैग ए का तो क्या मतलब हो गया कि बैग ए में से वाइट बॉल निकाल लो, तो बैग ए में से वाइट बॉल निकाल सकते हैं अपन, है ना। तो इसके केस के अंदर यही आंसर हो जाएगा। मुझे लगा ऐसा पूछ रहे हैं कि बॉल निकाली वाइट आई तो प्रोबेबिलिटी बताओ बैग ए से, तो बेस लग जाता। अगर क्वेश्चन ये होता ना, a ball is drawn, it is found to be white, find the probability that it is from bag A, तो ये करना पड़ेगा बेस से। अगर इतना ही बोल रहे हैं कि बैग ए में से व्हाइट बॉल निकालो, फिर तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी को। तो मजा नहीं आया, सिंपल सवाल था, कुछ भी इसके अंदर खास था नहीं पूछने लायक, है ना। तो प्रोबेबिलिटी का था। अभी तक ज्यादातर 12th के क्वेश्चन देखने को मिले शिफ्ट में, दो सीक्वेंस सीरीज के जरूर मिले थे। डबल डिफरेंशियबल फंक्शन है, टेंजेंट ये भी एओडी का है, और इंटीग्रेशन है, तो कहने के लिए इंटीग्रेशन है बट डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ वन की वैल्यू, एफ ऑफ वन पे यहाँ पर देखो 1, F1 और 3, F3 पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस को π/6 π/4 पे कट कर रहा है। ए दास गुप्ता का सवाल निकाल के डाल दिया। तो π/6 पे कट कर रहा है, तो π/6 पे मतलब 1 पे जो स्लोप होगा वो tan π/6 हो जाएगा, और f'3 पे π/4 का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब वहां पे tan π/4, तो f'1 f'3 आ गए। अब आप यहाँ पे f' को t ले लो बेटा, तो ये dt हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा f'1, क्योंकि आपने f' को लिया है t, तो 1/√3, और ये आ जाएगा f'3 जो कि 1 है, तो ये सिंपल सा बन जाएगा 1/√3 से 1 t² + 1 और f'(x) dx dt हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। सिंपल अगर आपको सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है ना, तो बड़ा आसानी से आ जाएगा आंसर। अच्छा, नेक्स्ट एरिया अंडर द कर्व, फिर से क्लास 12th का क्वेश्चन, और एरिया यहाँ पर अपन को निकालने के लिए इन्होंने पूछा है, तो बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। हालांकि अब आप यहाँ पे शिफ्टिंग भी कर सकते थे, y-2 को कैपिटल Y लेकर, एरिया चेंज नहीं होता। तो इन्होंने शिफ्टिंग नहीं करी है, मेरा शिफ्टिंग करने का मन है तो मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ। शिफ्टिंग करने से एरिया चेंज नहीं होता अगर आप सब में शिफ्टिंग कर रहे हो तो।
है ना, क्योंकि यहाँ पर भी बेटा देखो 2 में ये कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना थोड़ा सा सिंपल बना लिया जाए, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x तो शिफ्टेड रहेगा। तो y माइनस टू को कैपिटल Y ले ले तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वन और x बराबर 2y, इनके बीच का एरिया निकालना है। और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, अच्छा फिर तो पर्पस ही डिफीट हो गया, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस है मतलब x एक्सिस y एक्सिस, मतलब y बराबर 0 और x बराबर 0 भी, तो फिर मुझे यहाँ पे कैपिटल Y प्लस 2 लेना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, अपन इसमें नहीं जाते, बिना शिफ्टिंग के इसको अपन करने की कोशिश कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक तो पैराबोला बनाएंगे, पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का है, वर्टेक्स 1, 2 पे शिफ्टेड है, तो 1, 2 पे वर्टेक्स होगा तो पैराबोला कुछ ऊपर की तरफ बनेगा इस तरह से, है ना। और y0 अगर करेंगे तो x आई थिंक 5 आ रहा है, आगे से जा रहा है। फिर ये लाइन देख लेते हैं इसको कहाँ पे कट कर रही है, तो अपन x की जगह यहाँ पे रख देते हैं, इसकी केस के अंदर x की जगह 2y-4, तो 2y-4 रख देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ब्रैकेट खोल देंगे अपन। तो ये होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब ये लाइन जो है ये इसको दो नहीं एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, मतलब ये इसका टेंजेंट है, और y बराबर 1 पे ये इसको मीट कर रही है ना। तो y-1 का होल स्क्वायर, अच्छा एक मिनट, नहीं सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी मैंने, 6y आएगा और 9 आएगा, तो y-3 का स्क्वायर है, तो ये y बराबर 3 वाली जो पॉइंट होगा यहाँ पर ये इसके लिए टेंजेंट का काम करेगी लाइन, और कहीं आगे चली जाएगी जहां भी उसको जाना है, तो पास करेगी जहां से भी इसको करना है। तो अब जो आपको एरिया निकालना है, अब ये पास कहाँ से कर रही है एक बार देख लेते हैं। तो अगर अपन इस लाइन के लिए y0 करेंगे तो x-4 आएगा, ओके ठीक है। तो थोड़ा पीछे से जा रही है यहाँ से, है ना, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है तो मुझे फिर एरिया ढंग से लेना पड़ेगा ना, कि ये पैराबोला है भाई, है ना, और लाइन ऐसे जा रही है, तो पॉजिटिव है तो फिर आपको यही वाला एरिया लेना है, सिर्फ ये वाला एरिया, ऐसा पूरा एरिया अपन को यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपन को ये पॉजिटिव वाला लेना है। तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरा ले लेते हैं और फिर ये ट्राइंगल वाला एरिया जो है ये अपन क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये अप्रोच ज्यादा अच्छी लग रही है, इन्होंने आई थिंक एक्स के अलोंग या पता नहीं कैसे किया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वाई के अलोंग कर लेता हूँ, मुझे पता है ये 3 पे टच कर रही है और ये 0 है, तो 0 से 3 में इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना। पैराबोला ऊपर आ जाएगा और लाइन नीचे आ जाएगी इसके केस के अंदर, और उसके बाद फिर अपन अगर ट्राइंगल एक्स्ट्रा आता है तो उसको क्या कर देंगे, बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कर सकते हैं ना अपन ऐसा। तो वही चीज अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके केस के अंदर अगर अपन इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा नीचे जाएगा ही नहीं ये शायद, या जाएगा नीचे, अच्छा यहाँ पे ब्रेक कर दो, नहीं तो अगर कंफ्यूजन है, ट्राइंगल नहीं हटाना तो यहाँ ब्रेक कर दो। अगर आप यहाँ पे x को 0 करोगे तो y 2 आएगा, तो जो लाइन जो है वो 2 से 3 में ही शुरू हो रही है, तो अगर आप 0 से 3 जाएंगे, है ना, तो 0 से 3 पूरा नहीं जाकर अपन क्या कर सकते हैं, 0 से 2 के अंदर, तो अगर आप y के लॉन्ग देखेंगे तो पैराबोला ही आ रहा है सिर्फ, तो 0 से 2 वहां पर अपन सिर्फ क्या कर देंगे, पैराबोला वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, x बराबर 1 + y-2 का स्क्वायर। और 2 से 3 के अंदर अगर अपन यहाँ पर जा रहे हैं तो 2 से 3 के अंदर यहाँ पे तो जैसे आप देख रहे हो पैराबोला ही आ रहा है, और डी वाई के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर रहे हैं। और इसके आगे अब अगर अपन यहाँ ये वाला पार्ट देखेंगे तो इसमें पैराबोला ऊपर है और लाइन नीचे, यानी 1 + y-2 के स्क्वायर से वाई, ये x बराबर 4-2y हमें हटाना पड़ेगा। तो 4 नहीं, 2y-4, तो 2y-4 हमें हटाना पड़ेगा और इंटीग्रेट कर लेंगे। इन्होंने पता नहीं ये क्या किया है, बट दो पार्ट में टुकड़े कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल था, सोचना पड़ता, बट आंसर अल्टीमेटली आ जाएगा अगर ग्राफ सही से बनाया तो। 11th वाले के अंदर 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, और सॉल्व करके ए बी सी निकालना है। तो पहले f0 निकाल देते हैं, 0 रख दोगे तो a + b-1 आ जाएगा। फिर f डैश निकालते हैं, डिफरेंशिएशन 2a e⁻²x b e⁻x प्लस c आएगा। अब यहाँ ln2 रख दो ऊपर, तो ये बन जाएगा 2a e⁻2ln2, तो 2ln2 को 2 ऊपर भेज दो, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। फिर b e⁻ln2, और बस c तो है ही नहीं यहाँ पे, तो e⁻ln4 4 होता है तो ये 8a बन जाएगा। और इधर यहाँ पर रखेंगे अगर इसके केस के अंदर तो ये b इंटू 2, ये e⁻ln2 ये 2b बन जाएगा कुछ ऐसा। और c तो कांस्टेंट ही चल रहा है, उसमें तो x आ नहीं रहा, और ये 21 है, तो दो इक्वेशन आ गई। थर्ड वाले के लिए fx का अपन को इंटीग्रेशन करना है -cx, तो fx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a e⁻2x/2 b e⁻x प्लस cx²/2, और माइनस के अंदर cx का वापस क्या आ जाएगा, cx²/2। तो
तो ये वाला पार्ट तो चला गया। अब यहाँ पे वापस आप 0 और ln4 रख दो, ln4 रखेंगे यहाँ तो ln16 बन के नीचे आ जाएगा 16। तो 16a और 0 पे 1 है तो a/2, और इधर भी ln4 रख दो तो e की पावर ln4 4 आ जाएगा, और 0 पे 1 है तो बाई 2, और ये 39/2 है। तो यहाँ से बेटा अब आप पहले क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को और इसको सॉल्व करके ए बी निकालो, फिर यहाँ रख के सी निकालो। तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जिसका क्वेश्चन मानना चाहो मान लो, 12th क्लास का। 11th के सवाल थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं शिफ्ट के अंदर। आगे आते हैं, ये भी 12th का है। कैलकुलस बहुत हेवी दिख रहा है इसके अंदर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सवाल है, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, सवाल लड्डू है। तो मैक्सिमम मिनिमम एब्सोल्यूट कुछ नहीं लिखा है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है बेटा। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं 1 पे और 4 पे। बाकी जहाँ डिफरेंशिएशन 0 है वहां पे तो डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है। तो 2x माइनस टू एक्स माइनस थ्री का क्यूब, फिर आ जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर जो है ये कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर बच जाएगा 2 इंटू, और एक एक्स माइनस टू भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस थ्री, और साथ में हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस टू, कुछ ऐसा। तो रूट्स जो आ रहे हैं इसके वो आ रहे हैं, एक तो 12/5 आ रहा है, 12/5 को 2.4 भी लिख सकते हैं अपन, है ना। एक अपने पास 2 आ रहा है, एक अपने पास 3 आ रहा है। अब 3 पे पावर इवन है तो यहाँ पे प्लीज ध्यान रखना साइन चेंज नहीं होगा। ये जो लास्ट मैक्सिमा मिनिमा वाला वीडियो रिवीजन का डाला था उसमें इस पे सवाल भी किया था अपन ने। तो ये यहाँ पर अगर अपन देखें इसके केस के अंदर, तो ये तो सारे एफ डैश रूट्स हैं, है ना। 4 और 1 तो ऐसे ही मैंने प्लॉट किया ना, इनसे कंफ्यूज मत होना। तो इधर प्लस आएगा पूरा, फिर इधर साइन चेंज नहीं होगा, इधर चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऐसा रहेगा। 1 4 पे मत कर देना, वो तो एंड पॉइंट से इसके बनाए। तो अब अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो इसके केस में तो इंक्रीज ही हो रहा है फंक्शन लगातार। इधर पहले डिक्रीज हुआ था और उससे यहाँ पर, है ना, और उससे पहले वापस इंक्रीज हुआ था। तो यहाँ पर 1 से 2 में इंक्रीज हुआ है तो 2 पे वैल्यू बड़ी होगी, 2 से 12/5 में डिक्रीज हुआ है और 12/5 से 4 इंक्रीज हुआ है। तो सब जगह वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 और 4 पे निकालेंगे तो देख लेंगे मैक्सिमा कहाँ आएगा। और मिनिमा के लिए एक वैल्यू 1 पे निकाल लेते हैं और एक वैल्यू अपन 12/5 पे निकाल के कंपेयर कर लेंगे, सबसे छोटी वैल्यू कहाँ आ रही है वो मिनिमा। तो सिंपल था, मैक्सिमम मिनिमा का था। 13th वाले पर आते हैं। तो फाइनली 11th का एक सवाल दिखा पी एंड सी का। तो 3 सेक्शन है बेटा, केसेस बनाने वाला सवाल है, एबीसी। इसमें 8 6 और 4 क्वेश्चंस है। फिर बोला है स्टूडेंट को 15 क्वेश्चन करने और हर सेक्शन से 4 4 सवाल तो करने ही करने। तो अब अगर हर सेक्शन से 4 4 करने तो 12 तो यहीं पे ही खत्म हो जाता है ना। तो उसके अलावा और कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो बहुत सारे केसेस जैसे यहाँ पे अपन को बनाने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। तो 4 4 4 तो सब जगह से आएंगे। अब जो 3 एक्स्ट्रा सवाल है वो 3 एक्स्ट्रा सवाल ए से आ सकते हैं, बी से आ सकते हैं, सी से आ सकते हैं, या फिर 2 1 भी हो सकता है, किसी से 2 किसी से 1, या एक 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 तीनों में एक्स्ट्रा चले जाए। तो ए बी सी के मैं केसेस बताता हूँ। जैसे तीनों एक्स्ट्रा मान लो ए से आ गए, 4 4 4 तो लेने ही है, तीनों एक्स्ट्रा तो टोटल 8 6 4 है। तो तीनों एक्स्ट्रा अगर ए से आ गए तो क्या बन जाएगा, 7 6 4। अच्छा, तीनों एक्स्ट्रा बी से आ नहीं सकते क्योंकि बी में तो इतने ही है ना, 7 7 हो जाएंगे, 3 डाल दी तो। और सी में फिक्स है 4, तो कुछ केसेस लिमिट हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। सी में तो 4 लेने और 4 ही है, तो सी तो खत्म ही हो गया ना यार बेटा। तो 3 ए से एक्स्ट्रा ले लिया, या फिर क्या कर सकते हो, 2 आप ए में और डाल दो 6, एक आप बी में और डाल दो, सी को तो छेड़ ही नहीं सकते आप। या आप ए में एक और डाल दो, है ना, और बी के अंदर क्या कर दोगे आप, 2 डाल दो, है ना, 4 + 2 6 हो जाएगा। और कोई केस यहाँ पे बन नहीं रहा क्योंकि सी फिक्स है। अब एक और जगह मैंने मेमोरी बेस देखा था, वहां पे ये नंबर थोड़ा सा अलग था तो वहां पर केसेस और बन गए थे। तो अभी यहाँ पे तो सिंपल केस ही बन रहे हैं। तो 8c7 6c6 इंटू 4c4 प्लस 8c6 इंटू 6c5 इंटू 4c4, और फिर लास्ट के अंदर 8c5 इंटू 6c6 इंटू कितना आ रहा है अपने पास। अच्छा, यहाँ 6c4 होना चाहिए था, 4 थे ना, मैंने 4 लिख दिया। और 66 इंटू 4c4 ऐड कर देंगे। तो पी एंड सी का केस बेस्ड सवाल था, केसेस सही से बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा। 14 वापस क्लास 12th का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सवाल आ गया डिटर्मिनेंट से। तो इसके अंदर कंडीशन पूछ रहा है यूनिक, इनफाइनाइट, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन होता है। तो यूनिक के लिए या सबके लिए डेल्टा निकालना पड़ता है। तो 1 1 1 1 2 लैम्डा स्क्वायर 1 3 लैम्डा, ये तो बेटा अपना डेल्टा हो गया, है ना। तो इसको अगर निकालेंगे तो ये आएगा 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और प्लस का 3 माइनस 2।
तो ये आई थिंक -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 आ रहा है। तो एक रूट लैम्डा बराबर 1 आ रहा है और एक रूट आई थिंक लैम्डा बराबर -1/2 आ रहा है। तो अगर इनमें से कुछ है तो इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन बनेंगे, अदरवाइज हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो लैम्डा बराबर 1 पे यूनिक सॉल्यूशन वाली बात गलत हो गई। अब 1 पे और -1/2 पे क्या आएगा, उसके लिए आप डेल्टा 1 निकाल के देख सकते हो, या लैम्डा हटाना है तो डेल्टा 3 निकाल लेते हैं। तो 1 1 1 1 2 3 डेल्टा 3 निकाल रहा हूँ, जिसमें z के कॉलम की जगह कांस्टेंट आ जाता है 5 9 म्यू ऐसा। अब यहाँ डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 म्यू माइनस 27 माइनस म्यू प्लस 9 और 5 इंटू 3 माइनस 2, तो कुछ ऐसा आ रहा है बेटा। ये बन रहा है म्यू और साथ के अंदर अपने पास क्या आ रहा है, माइनस में 13। तो अगर म्यू -13 जीरो नहीं हुआ और डेल्टा जीरो हो गया तब तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, जैसा कि यहाँ है लैम्डा बराबर 1 म्यू नॉट इक्वल टू 13। ये दोनों तो नो सॉल्यूशन वाले केस है, तो ये वाले तो रिजेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे इसके केस के अंदर। इसी तरह जो नो सॉल्यूशन वाला एक्चुअल क्वेश्चन है वहां इसने म्यू 13 दिया ही नहीं, तो नॉट 13 दिया ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर अपन यहाँ पे म्यू नॉट 13 लेते हैं और लैम्डा 1 लेते हैं तो डेल्टा जीरो है पर डेल्टा 3 जीरो नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। हाँ, लैम्डा 1 के साथ म्यू भी अगर 13 ले लिया जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे सारे डेल्टा जीरो होने पर। क्रैमर्स रूल से इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं अगर कॉलम्स का रेशियो बराबर नहीं है तो। ओके, इस पर आ जाते हैं अपन। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा है, नीचे अपन भेज देते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा और इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2/3। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है बेटा, अगर a बाई बी सी बाई डी के बराबर है कोई फ्रैक्शन तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी विल बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो अगर साइन अल्फा प्लस बीटा और नीचे साइन अल्फा माइनस बीटा है तो ऊपर इनका सम अपॉन इनका डिफरेंस आ जाएगा इधर 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3 के बराबर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी ऐड करेंगे तो 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा, और साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी हटाएंगे तो 2 कॉस ए साइन बी आ जाएगा, और ये -5 के बराबर है। अब 2 कट हो जाएगा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा आ जाएगा tan अल्फा और साइन बीटा बाय कॉस बीटा आ जाएगा tan बीटा। तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई -5 टाइम्स tan बीटा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना था हमें। वो नहीं भी लगाना आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर आ जाता है। 16 जो है ये देखने में 3D का सवाल है ना, लाइंस का अलग वेक्टर का ही कंसेप्ट रहा है। बोल रहा है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो ये पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो है दूसरे के, तो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जो इनके डायरेक्शन रेशियो का है इसको अपन 0 कर देंगे, तो यहाँ से P आ जाएगा -1। अब बोल रहा है L3 जो है वो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो LMN बताओ इसके डायरेक्शन रेशियो। तो दो लाइन के अगर परपेंडिकुलर हैं या दो वेक्टर के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर कब होता है बेटा, जब अपन इसका क्या ले लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो दोनों के परपेंडिकुलर हो जाता है। अच्छा, P-1 निकाल चुके हैं, तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसके केस के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये इसके डायरेक्शन रेशियो होगा। तो एकदम लड्डू सवाल, कुछ भी खास नहीं पूछ रहे हैं ये वेक्टर 3D के अंदर। 17th वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सिमेट्रिक रिलेशंस पूछे हैं। सेट ए पे डिफाइंड है, यानी 1 2 3 4 से 1 2 3 4 जा रहा है इस तरह। तो सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, है ना। तो रिफ्लेक्सिव, तो अपन क्या करते हैं बेटा, टोटल सिमेट्रिक रिलेशन ले लेते हैं और उसमें से वो वाले रिलेशन हटा देंगे जो सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो सिमेट्रिक में से सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव हटा दो। तो सिमेट्रिक के लिए अपने पास क्या है यहाँ पे कि जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, है ना। ये बात समझ रहे हो आप मेरी। तो इसके केस के अंदर अगर अब अपन यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1 2 3 4। अब अगर अपन यहाँ पर इसके लिए देखने जाएं कि हम यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन ले सकते हैं, है ना, तो इसके लिए अपन को पेयर देखने पड़ेंगे ना, कि जैसे भाई 1 3 है तो 1 3 के लिए 3 1 आना चाहिए, या 1 4 है तो 1 4 के लिए 4 1 आना चाहिए, है ना। तो ऐसे पेयर देख रहे हैं, टोटल तो 4 4 जा बेटा 16 पेयर होंगे, लेकिन उन 16 पेयर्स के अंदर से मतलब अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो 4 पेयर अलाइक हो जाएंगे, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4। इस तरह से अपन यहाँ पर देखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो जैसे ये वाले 6 हो गए हमारे पास, और कौन से पेयर हैं, जैसे 2 3 है तो 2 3 के लिए 3 2 होना चाहिए, या 2 4 के लिए 4 2 होना चाहिए, है ना, या 3 4 के लिए 4 3 होना चाहिए।
है ना। और बाकी ये वाले तो अपने पास टोटल 1 2 3 4 5 6 और 6 12 आ गए। बाकी हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 होते हैं। ये अपने आप में खुद से ही सिमेट्रिक है बेटा, 3 3 के लिए उल्टा करोगे तो भी 3 3। तो ये चारों आए चाहे ये चारों नहीं आए, सिमेट्रिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमेट्रिक को बस ये है कि अगर ये वाले आते ना बेटा, ये 1 2 3 4 5 और 6, अगर ये आते हैं तो ये पेयर में आने चाहिए, मतलब 1 2 आ रहा है तो 2 1 आना चाहिए, या तो दोनों ही मत आओ, लेकिन अगर 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 इनके मैंने बॉक्स ही बना लिए ताकि ये बॉक्स से बाहर नहीं जा पाए। तो 6 ऑब्जेक्ट्स तो ये हो गए, 4 ऑब्जेक्ट्स ये अलग अलग है, इनको आना है तो आए सिमेट्रिक में, नहीं आना है तो नहीं आए, ये खुद सिमेट्रिक है। तो 6 + 4 टोटल 10 ऑब्जेक्ट हो गए। अब ये आपके रिलेशन में या तो आएंगे या नहीं आएंगे, हर एक के पास दो दो ऑप्शन है, या तो आएंगे या नहीं आएंगे। तो टोटल 2 की पावर 10 सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इसमें से वो हटा देते हैं जो सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव दोनों है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए इन चारों को आना ही पड़ेगा। तो सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव में सिर्फ ये 6 ऑब्जेक्ट के पास ही ऑप्शन रहेगा पेयर वाइज, आए या नहीं आए। तो सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव वाले इससे अपन हटा देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। और ये मुझे जरूर एक अच्छा गुड क्वेश्चन लगा है। तो पीएनसी जैसा थोड़ा सा लॉजिक इसके अंदर लगता है, फॉर्मूला ऑफ कोर्स हमें नहीं पढ़ा है तो याद नहीं होगा, बट लॉजिक से कर सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। 18th वाले पर आते हैं। तो 18 में बोल रहा है इनके कॉमन रूट कितने होंगे, तो बेटा इनको थोड़ी बैठ के सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो ना यार, इसका वैल्यू इसमें पुट कर देना, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है और सिंपल है, ये निकाल सकते हो। z बराबर -1 इसका सॉल्यूशन है, तो z+1 इसका फैक्टर है, z+1 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। अगर z+1 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा z² + z+1। तो इसके 3 रूट आ रहे हैं, इसका तो हमें नर्सरी में पढ़ाया था, रूट होता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसका रूट आ रहा है -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो आप अब इसमें पुट करके चेक कर लो ना यार, दूसरे वाले के 3 ही रूट है, पहले वाले के 1901 रूट निकालोगे क्या यार। तो ये तीनों पुट करके चेक कर लो, तो -1 रखोगे तो -1 + 1 + 1 ये जीरो नहीं है। ओमेगा रखेंगे बेटा तो ओमेगा की पावर 1901, ओमेगा की पावर 100 + 1 आ रहा है। तो इसका अगर रिमाइंडर देखेंगे 3 के साथ तो 2 आता है, ये ओमेगा स्क्वायर है। इसका 3 के साथ रिमाइंडर 1 है, और हमें पता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सम 0 है, तो ये इसका भी रूट है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ आप ओमेगा स्क्वायर भी रख के चेक करें, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 कॉमन रूट्स आ जाएंगे, तो थोड़ा सा सोचोगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, मजा आ जाएगा करने में। ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन क्लास 12th के मॉड्यूलस से आया है ना, है तो इक्वेशन कहीं पे, अब ये 11th में ही पढ़ा देते हैं क्वाड्रेटिक के साथ मॉड, कहीं 12th में पढ़ाते हैं। क्वेश्चन जो है ये भी लॉजिकल है, जैसे x, ये अब इसको प्रोडक्ट 0 है, तो अब एक तो लड्डू सी चीज है यार, x बराबर 0 तो बाहर ही पड़ा है ना, एक रूट तो यही हो गया आपका। अंदर क्या बचेगा, x² + mod x + 5 mod x - 1, और साथ में हमारे पास आ गया -6 mod x - 2 = 0। अब कुछ जगह पर ना ये प्लस दे रखा है, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या आया था, बट अभी के लिए इसे ही चलने देते हैं। तो ये आ रहा है 0। तो अब यहाँ पर अपन को केसेस लेने पड़ेंगे, है ना। तो केसेस क्या लेंगे, सबसे पहले अपन लेंगे x लेस देन 0, क्योंकि वहां पर इसकी डेफिनेशन चेंज होती है। तो लेस देन 0 पे बन जाएगा x² माइनस का x, वो भी बन जाएगा माइनस का 5x - 1, और उसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो 6 टाइम्स x - 2। तो अगर आप इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका कोई भी रूट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड केस अपन लेंगे 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, तो ये बन जाएगा x² + x, है ना। और फिर अब यहाँ पे 1 से छोटा है तो 5x - 1 नेगेटिव खुलेगा, और 2 से छोटा है तो 6x - 2 भी साइन चेंज होके खुलेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। और इसके लिए हमारे पास जो रूट्स आएंगे x² + 2x - 7 = 0, पर इसके जो दोनों रूट्स आप निकालोगे ना बेटा, वो इसके अंदर नहीं आएंगे, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह आप यहाँ पर क्या करोगे, 1 से लेकर 2 में चेक करोगे। 1 से लेकर 2 के अंदर अगर अपन चेक करेंगे, तो 1 से लेकर 2 में ये वाली चीज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पर जो x - 2 वाली आ रही है वो अभी भी नेगेटिव आएगी। तो ये वाला जो है इनका तो साइन चेंज नहीं होगा, इसका बेचारे का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x² + 12x - 7, इसके भी दो रूट आएंगे, पर इस इंटरवल में नहीं आएंगे जिसपे ये कंडीशन लगाई है। और फाइनली लास्ट केस के अंदर बेटा x > 2 ले लेंगे, > 2, तो इस बार सब पॉजिटिव बनकर ही खुलेंगे, इस तरह से 5x - 5 - 6x और +12, आई थिंक ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये भी अच्छा, यहाँ पे रूट आ रहा था, सॉरी इसमें मैंने रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पे रूट आ रहा था आई थिंक। तो x² - 6x + 6x और 5 - 12, यहाँ पे रूट आ रहा था एक, कुछ नेगेटिव का बन रहा है, एक रूट यहाँ पर आ रहा है।
है ना। तो यहाँ पर रूट आ रहा है, तो एक x बराबर 0 आ रहा है अपने पास रूट, एक इधर आ रहा था x लेस देन 0 पे, और एक शायद इधर आ जाएगा। तो केसेस बनाने अपन को यहाँ पे, है ना। तो जो भी अपन रूट्स इधर ले सकते हैं, जैसे x नेगेटिव पे एक -√7 आया था, और x इक्वल टू 0 पर भी मैंने रिजेक्ट कर दिया था, इसका इसका भी एक रूट इसके अंदर आएगा। तो एक, एक और एक, टोटल सॉल्व तो आपको क्या करना पड़ेगा, x0 तो अलग कर दो तो रूट है, उसके अलावा चारों केसेस सॉल्व करके रूट निकालने पड़ेंगे। और मान लो रूट आ रहा है 1 + √5/2, तो देखो कि जो इंटरवल आपने लिया उसमें लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है। तो जिन्होंने मॉड पढ़ा होगा उन्होंने, थोड़ा लेंदी है बट आई थिंक इसे कर लिया होगा। 20 वाला डायरेक्ट रिजल्ट बन सकता है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ एक्स बाय वाई। तो y को अगर अपन u ले लें बेटा, और x बाय वाई को अगर अपन v ले लें, तो x जो है वो y इंटू एक्स बाय वाई का प्रोडक्ट है। तो एफ ऑफ यू वी अगर एफ ऑफ यू इंटू एफ ऑफ वी है, तो ये कब बताया था, जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ये प्लस माइनस एक्स की पावर n के बराबर हो जाए, तब अपन इसको देखते थे। अब एफ ऑफ एफ डैश 1 20 24 है, तो माइनस तो है नहीं, पॉजिटिव का ही है, तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं। और अगर अब अपन यहाँ पे 1 रख देंगे, तो 1 रखने पर अपने पास n आ रहा है। तो इसका मतलब जो एफ एक्स फंक्शन है ये बन गया x की पावर 20 24। अब आप यहाँ ऑप्शन से आराम से चेक कर सकते हैं। तो ये एलसीडी के अंदर फंक्शनल इक्वेशंस का बहुत ही लड्डू सवाल है। फंक्शनल इक्वेशंस की पूरी प्लेलिस्ट है बेटा चैनल पे, अगर आप देखना चाहो तो जरूर उसे ट्राई करें, अगर वीक है तो पक्का वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 4 वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है। कमेंट्स में लिंक चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर जाकर भी देख सकते हैं। 21 क्वेश्चन फिर से एक बार 11th का है, हालांकि थोड़े कम 11th के क्वेश्चन है, और बाइनोमियल का समेशन है। तो इसका भी एक बहुत शानदार जुगाड़ है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले NCR अपॉन R+1 इसको देखते हैं। तो अपन देखते हैं n+1 CR+1, ये होता है हमारे पास n+1 अपॉन R+1 NCR। तो ये हमें दे रखा है, वेरिएबल हमें हटाना है, तो इसलिए n+1 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो 1/n+1, और इधर समेशन में बच जाएगा हमारे पास n+1 CR+1, और ऊपर इसके साथ एक NCR। इसमें क्या करते हैं, इस NCR को अपन n-r भी लिख सकते हैं, 0 से n जा रहा है, सारे टर्म्स तो आ ही रहे हैं। अब इनको डायरेक्टली ऐड कर दो, है ना। तो 2n+1 हो जाएगा, और इनको डायरेक्टली ऐड कर दो n+1। तो इस जुगाड़ से आप जल्दी से इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो फिर आपको 1 + x की पावर n+1 और x+1 की पावर n को मल्टीप्लाई करके x की पावर 2x की पावर n+1 का कोफिशिएंट निकालना पड़ता है। तो ये भी चैनल पे बता रखा है, तो ऐसी ट्रिक्स आती रहती है, तो वीडियोस देखते रहें, हो सकता है कुछ यूजफुल मिलता रहे आपको। फिर इस पर आते हैं, NCR अपॉन R+1, इस वाले को भी अपन लिख सकते हैं n+1 CR+1 अपॉन n+1, और साथ में इधर n+1 CR है। अब इस वाले n+1 CR को वापस सब्ट्रैक्शन करके n+1 - r लिख देते हैं। फिर से जुगाड़ लगाते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अगर अपन इसके केस के अंदर ऐड कर देंगे इनको, तो ये बन जाएगा 2n+2 CN+2, और नीचे n+1 है। तो ये वाला पार्ट अल्फा है, ये वाला पार्ट बीटा है। 4 इंटू बीटा, 4 इंटू बीटा, ये बोल रहा है 7 इंटू अल्फा के बराबर है। तो ये 7, ओके स्क्रॉल हो गया, एक सेकंड ऊपर आ जाते हैं। तो ये 7 इंटू अल्फा के बराबर है, कुछ ऐसा। तो ये कट हो जाएगा, है ना। और 2n+CN+2 और 2n+1 CN+1 को सिंप्लीफाई करने के लिए आप इस 2n+2 को ऐसे लिख सकते हैं, एक पीछे ले जाते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है अपना ये कट हो जाएगा। तो 2n+2 अपॉन n+2 की वैल्यू आ जाएगी 7/4। अब ये तो केजी क्लास में पढ़ा था, n निकाल लेंगे। तो अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रैक्टिस करी थी तो डुएबल था, नहीं तो बेटा सवाल हिलता भी नहीं, है ना। तो 22 पे आते हैं, डोमेन है। अब इसका लिए स्पेशली बोला था, खूब सारे क्वेश्चन रिवीजन सीरीज में अपन ने प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, किए भी थे, और बताया था डोमेन के अंदर इनवर्स और लॉग आते हैं। तो सबसे पहले इसको देखोगे, ये लॉग के अंदर है, तो 2x+3 अपॉन 4x² - x - 3 ये पॉजिटिव होगा। फैक्टराइज करेंगे, रूट्स को प्लॉट करके नंबर लाइन बनाएंगे। कॉस इनवर्स के अंदर जो भी आता है बेटा, ये क्लोज -1 से क्लोज्ड 1 है, तो इसमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई मत कर देना, पहले 1 को इधर लाओगे, ऐड करोगे, नंबर लाइन बनाओगे, फिर इस वाले 1 को इधर लाओगे, ऐड करोगे, इस इनइक्वालिटी की नंबर लाइन, 3 इनइक्वालिटी सॉल्व करके कॉमन लेना है। तो 3 नंबर लाइन जितना टाइम लगेगा, पर मेंस में इतना सॉल्व तो हमें करना पड़ता ही है, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ 22 क्वेश्चंस मिले हैं, कुछ 1-2 PDF और है अपने पास, उसके अंदर देख लेते हैं कुछ अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें मिलते हैं क्या।
तो ये जैसे मैं कह रहा था, मैंने पहले ये देख लिया था ना, इसमें वो व्हाइट वाला जो बॉल का क्वेश्चन था वो बेस थ्योरम का है, तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है एग्जाम में शायद बेस का ही आया हो। अच्छा, ये कोनिक के सवाल उसके अंदर देखने नहीं मिले थे, पर इसके अंदर एक दो सवाल कोनिक के भी हैं। तो अभी एक लाइन दे रखी है, अभी ये लाइन यूज का और ये नहीं पता, ए और बी दो पॉइंट है, लाइज इन दिस पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 7:3, और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है इसकी, तो डायरेक्ट्रिक्स एक्स बराबर ए बाई ई होती है ना, तो ए बाई ई की वैल्यू 25/3, एक इक्वेशन ये आ जाएगी। एस जो है वो फोकस का है डायरेक्ट्रिक्स के साइड पे, यानी फोकस जो है अपना ए कॉमा जीरो है, और साइड ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इफ पी लाइज ऑन परपेंडिकुलर फ्रॉम एस टू एक्स एक्सिस, तो एस से परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो ये थोड़ी लैंग्वेज गड़बड़ है, तो अभी उसको सॉल्व तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रही है चीजें इसके अंदर, बट इतना मैं बोल सकता हूँ एलिप्स का एक कोनिक्स का थोड़ा सा रिलेटिवली सिंपल दिखने वाला है, क्योंकि सिंपल एक इक्वेशन एक इक्वेशन और आ जाएगी यहाँ सेक्शन फॉर्मूला से। तो ये मेरे ख्याल में ये लाइन शायद कट कर रही होगी ए बी पे, देख लेते हैं, क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है तो ये 10,0 हो जाएगा, और x जीरो करेंगे तो 0,50/7, और 7:3 में ले लेंगे अपन, x की तरफ 7 y की तरफ 3, तो y कोऑर्डिनेट 5 आ रहा है और x कोऑर्डिनेट 6 आ रहे थे, तो 6,5 ये p पॉइंट है, और ये p पॉइंट परपेंडिकुलर फ्रॉम s टू x एक्सिस। अब ये थोड़ा सा क्लियर कम है, तो P से परपेंडिकुलर बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 6,5 से अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं x पे, तो वो तो फिर 6 ही आ जाएगा। तो सिंपल था क्वेश्चन, बस यहाँ थोड़ा सा फ्रेम इन्होंने अच्छे से नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, ये वापस एलिप्स के दो दो सवाल आ गए, तो कोनिक्स का वापस, अच्छा हाइपरबोला है सॉरी, तो कोनिक के दो दो सवाल आ गए, तो P इज अ पॉइंट और एरिया दे रखा है, तो पहले फोकस निकाल लेते हैं बेटा, है ना, और फिर P निकाल लेंगे। तो P अपन लेते हैं a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, और फोकस पहले एसेंट्रिसिटी निकालेंगे, 1+9/4 का स्क्वायर रूट √13/2, तो -√13,0 और √13,0, तो अब एरिया निकाल सकते हैं, बेस की लेंथ 2√13 है, हाइट पता करनी है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 2√13, तो हाइट हमारे पास यहाँ पर 2 के बराबर आ रही है, यानी 3 tan थीटा हमारा 2 आ रहा है, तो tan थीटा 2/3 हो जाएगा बेटा, है ना, तो यहाँ पे रख देंगे तो ये 0.2 आ जाएगा। और sec थीटा अगर अपन यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो sec थीटा √13/2 आ जाएगा, तो 2 2 कट हो जाएंगे, तो पॉइंट √13,2 आ रहा है आई थिंक, और फाइंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते, कैलकुलेशन वाइज आई थिंक शायद गड़बड़ तो नहीं करी, एक बार आप देख लेना। बीटा तो अपना सही आ रहा है, अल्फा इसका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो मैंने शायद, अच्छा 13/3 था, मैंने कोसेक थीटा लिख दिया, तो √13/2 नहीं, सेक थीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास √13/3, तो यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ये 2√13/3। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हो 2√13/3, 2 का। तो कोनिक के बहुत आसान सवाल देखने को मिल रहे हैं इस बार, तो आप आई गेस थोड़ा भी अगर आप कोनिक पढ़ के गए हैं तो आपको उसके अंदर मजा आ गया होगा, क्योंकि ऐसे बेसिक सवाल कोनिक के वेक्टर के जनरली कम देखने को मिलते हैं, बट इस बार मोस्टली वैसे ही सवाल अपन को इस बार देखने को मिले। और यहाँ पे ये मॉड वाला सवाल जैसे थोड़ा अलग था, इन्होंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो अब सारी पॉजिटिव क्वांटिटी का सम तो जीरो हो नहीं सकता, तो इनका एक ही रूट आया, सबको जीरो होने के लिए इधर एक्स जीरो इधर x1 इधर x2 नॉट पॉसिबल, तो इनका ओरली हो गया सवाल, बट आई एम डाउटफुल कि इतना आसान सवाल आया होगा, अगर आया है तो कमेंट में बताएं, और अगर आपकी शिफ्ट में आपने दिया था और यहाँ माइनस है तो प्लीज कमेंट में बताएं कि कौन सा सवाल था। और बाकी तो सारे वही सवाल हैं जो अपन ने देखे थे आई थिंक, है ना। अच्छा, एक और पीडीएफ अपने पास है, देख लेते हैं उसमें भी कुछ नया सवाल मिल जाए, तो ये वापस बेस वाला ही है आई थिंक, इसका डेटा इनका थोड़ा सा अलग है जो डेटा हमारा था उससे, बाकी इनवर्स वाला है, वेक्टर वाला है, कंपोजिट फंक्शन वाला है, जीपी है, हाँ ये एक और नया सवाल है। अब ये है ना, लैंग्वेज में थोड़ा सा फंसा देते हैं, ये बोल रहे हैं कि ये उन सारी लाइंस का लोकस है जिनका इन दोनों से डिस्टेंस बराबर है। अब बच्चा सोचता है यार ये कौन सी चीज आ गई, जबकि एंगल बाइसेक्टर जब आपको पढ़ाए थे तब क्लियरली बताया था, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो उन पॉइंट्स का लोकस है जिनका दो लाइन से डिस्टेंस सेम है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उन पॉइंट्स का लोकस है जिनका दो पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पर एंगल बाइसेक्टर का आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, एंगल बाइसेक्टर में दोनों से डिस्टेंस बराबर करते हैं, एक बार आप प्लस लेकर खोलेंगे इसे और एक बार माइनस लेकर खोलेंगे तो दो लाइंस आ जाएंगी आपके पास, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो क्वेश्चन जो इन्होंने यहाँ पे सेवेंथ में दे रखा है उससे कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट। तो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
पर पूछने का तरीका उनका ऐसा है कि बच्चे बेचारे डर जाते हैं कि अरे ये क्या आ गया लोकस, और वो भी 2 डिग्री के अंदर, है ना। अच्छा, ये वाला जो 10th वाला क्वेश्चन अपने पास है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो देखा था, तो इन्होंने यहाँ पर वहां जैसे 864 थे ना, इन्होंने 864 नहीं 866 लिया है। तो 866 लिया है, इस वजह से इनके केसेस जो है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा बन रहे हैं, दिखाऊं अगर मैं आपको, तो मेमोरी बेस में थोड़ा सा ये डाउट तो रहता है एग्जैक्ट डेटा क्या है, इनके केसेस बहुत ज्यादा है, देखो, है ना। बाकी इंटीजर वेक्टर ये वाले सारे सवाल आई थिंक अपन ने, अब यहाँ पर भी देखो इधर भी प्लस लिया है इन्होंने, तो इनका भी वन सॉल्यूशन है, तो अब पता नहीं एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। बट हाँ, आई थिंक एक ब्रीफ आइडिया आपको लग जाता है, ताकि अगर आपकी शिफ्ट बाद में तो आप रिवाइज कर लो, जैसे रिलेशंस देख लो आप थोड़ा सा डिटेल में, है ना। और ये सारी चीजें देखने मिलती है, तो ये आई थिंक अपन ने अराउंड 25 क्वेश्चंस देखे थे, तो आई होप आपको बेनिफिट मिला हो। आज 31st है और दो दो पेपर आज भी हैं जो अपन रात को और कल सुबह पोस्ट करेंगे। तो ऑल द बेस्ट सभी को, 11th वाले अपना रिवीजन करते रहे, है ना। और थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, आपका शिफ्ट में पेपर कैसा हुआ, कैसा आया, क्या आपका एक्सपेक्टेड टोटल है, और शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी एनालिसिस देखें। तो जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।